हिस्ट्री के बारे में फ्रीमैन ने कहा था कि हिस्ट्री इज अ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज अ प्रेजेंट हिस्ट्री। सो बरसगीर की खासतौर से अगर हम माजी करीब की यानी रिसेंट हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है? यानी कोई भी पॉलिटिक्स अपने परफेक्शन के लिए जिन चीजों को यूज करती है जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनलिज्म, कल्चर, कास्ट, क्लास, सिविलाइजेशन, पर्सनालिटी, इवन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, तारीखी इमारतें, नदियां, जंगलात, ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हमको नजर आती है। यानी आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर देखेंगे तो ये यानी हर जगह इतने सारे फैक्टर्स हमको नजर नहीं आते, लेकिन हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ये सारे फैक्टर जो है अपने क्लाइमेक्स पर हमको दिखाई देते हैं। इसी तरह ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए ये है कि इसका हमारी लाइफ से डायरेक्ट रिलेवेंस है। यानी अगर आप आज की हिंदुस्तान की करंट पॉलिटिक्स देखेंगे, यहाँ जितने की प्लेयर्स है, यहाँ पे जो डिस्कशंस है, यहाँ जो नैरेटिव्स है, यहाँ पर जो गुफ्तगुएं चल रही है, वो सब की सब उनकी रूट्स जो है वो पिछले 100, 150, 200 साल की पॉलिटिक्स में या 1000 साल की हिस्ट्री में जाकर उसके रूट्स हमको, उसकी जड़ें जो है दिखाई देती है। तो अब ये जो पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, जो रिसेंट पॉलिटिक्स है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये राष्ट्र जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आज हम क्या है तो वो हमारे पास्ट की वजह से है। आप याद रखिए कि एक इंसान की जिंदगी में 5 साल 10 साल बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं जिसमें उसकी लाइफ डिसाइड होती है, लेकिन एक कौम की, एक नेशन की जो लाइफ है वो पिछले 50, 100 और 150 साल के अंदर तय होती है। तो आज के जो कुछ हालात है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग जिम्मेदार है, बल्कि इसके लिए पिछले 60-70 साल की पॉलिटिक्स, 100-150 साल की पॉलिटिक्स या पिछले 200-300 साल की जो तारीख है उसमें जो हालात बनते हैं ये इसका आउटपुट है। इसलिए आज अब जो कुछ होगा इसका आउटपुट आज से 40-50 साल बाद जो है वो कौम की शक्ल में, कौम की जिंदगी में जो है वो नाजिल होगा। तो अब इसलिए इस पॉलिटिक्स को, इन हालात को, इस हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि राष्ट्र हमारे से जुड़ी हुई है। अब देखिए कि कास्ट के बारे में, यानी कास्ट आज हमारा डिस्कशन है, कास्ट सिस्टम आज का। तो कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारे लोगों का इसे गलत फहमी है कि आज जदीद दौर में, जबकि दुनिया एक मॉडर्न वर्ल्ड बन गई है, यहाँ डेमोक्रेसी, आजादी, लिबरलिज्म, लिबर्टी, ये सारे नारों की वजह से लोगों को महसूस होता है कि आज कास्ट सिस्टम जो है दुनिया से खत्म हो गया है और आज दुनिया एक जदीद दौर में, एक मॉडर्न माशरे के अंदर जो है जन्म ले रही, एक सांस ले रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के हालात देखेंगे तो ये यहाँ आज का सिस्टम वैसे ही मौजूद है जैसे 100 साल पहले था, या जैसे 1000 साल पहले था, या जैसे 2000 साल पहले मौजूद था। बल्कि अब जो है तो वो बहुत ज्यादा लीगलाइज्ड हो गया, लेजिटिमाइज हो गया, और उसको अभी इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी जो है आज के जमाने में उसको मिल गया है। यानी अरुंधति राय ने इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी उसने एक एग्जाम्पल दी है। वो एग्जाम्पल यहाँ मैं आज कोट करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, उसको जानते होंगे, है ना। मलाला जो 15 साल की थी और वो पाकिस्तान के सवात इलाके में रहती थी, और उस वहां के जो तालिबान थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि लड़कियां जो वो स्कूल नहीं जाएंगी और जो जाएंगे हम उसको कत्ल कर देंगे। तो मलाला ने ये किया कि उसका अपोज किया और वो स्कूल जाने के लिए निकली। जब वो स्कूल जाने के लिए वहां से निकली तो उसकी स्कूल बस को रोका गया और उसको बस से निकालकर उसके सर में गोली मार दी। मलाला को इंग्लैंड ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज हुआ, जितना बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर था उसको फ्री में वो दिया गया, वहां पर वो बच गई। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने सॉलिडेटरी मैसेज भेजे मलाला के सपोर्ट में। मडोना ने एक सॉन्ग उसको डेडिकेट किया। अंजेलिना जोली ने एक आर्टिकल मलाला के लिए लिखा। उसको पीस जो है नोबेल प्राइज दिया गया। टाइम मैगजीन के कवर पर मलाला का फोटो लगाया गया। कुछ ही दिन के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान को जो है ये कंपलसरी किया गया है कि वहां पर जितनी लड़कियां हैं उनकी फ्री एजुकेशन दी जाए। आई एम मलाला पिटिशन जो है चलाई गई पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए गए कि जो टेररिस्ट थे, इस्लामिक टेररिस्ट जिन्होंने लड़कियों की तालीम में रखना डाला, उन पर हमले किए गए। ये पूरा मामला जो है मलाला के साथ हुआ। लेकिन अगर आप मलाला को जानते हैं और सुरेखा भोट मांगे को नहीं जानते तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप कास्ट पॉलिटिक्स को समझे। सुरेखा भोट मांगे कौन थी? सुरेखा भोट मांगे एक 40 साल दलित खातून थी। इसमें एक बात इसमें मैं पहले ही वाजे कर दूं कि यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हम लोग यूज करेंगे, अनटचेबल, दलित, लोअर कास्ट, बैकवर्ड क्लास। तो ये बात वाजे रहे कि इस्लाम किसी भी कम्युनिटी को इस तरह पुकारने को बिल्कुल नापसंद करता है।
یعنی اسلام تو کسی ایک شخص کو بھی اس طرح پکارنے پر جو ہے وہ یعنی اللہ کے رسول نے جاہلیت سے اس کو تعبیر کیا. لیکن چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ یعنی بات کو سمجھانے کے لیے میں سوسائٹی میں یہ ٹرمس یوز ہوتا ہے، اس لیے یہاں کسی کی فیلنگ ہرٹس کرنا یا ان ٹرمس کو یوز کرنا مقصد نہیں ہے. یہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. تو اسلام اس کو کہیں بھی ریکگنائز نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی کو بیکورڈ، دلت یا انٹچیبل کہیں. تو سریکھا جو ہے ایک انٹچیبل دلت وومن تھی جو ستارہ کے پاس خیر لانجی میں رہتی تھی. سریکھا کافی ایجوکیٹڈ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. کافی ایجوکیٹڈ تھی اور اسی لیے گھر کی جو چلانے کی ذمہ داری اسی کی تھی. اس کے بچے اچھی اسکولوں میں پڑھتے تھے اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے آگے چل کے جو ہے ایک اچھی زندگی گزارے. پہلے وہ ہندو مذہب میں تھی، اس کے بعد وہ کنورٹ ہو کے بدھزم میں چلی گئی. اس کے ہسبینڈ نے اور اس نے یہ کیا کہ خیر لانجی کے اندر ایک جگہ انہوں نے ایک زمین خریدی. اتفاق سے وہ جو زمین تھی تو اس کے اطراف میں جو کچھ کھیت تھے وہ سب اپر کاسٹ کے لوگوں کے تھے. تو ولیج پنچایت نے اس کو الیکٹریسٹی کنیکشن دینے سے انکار کر دیا گیا. پھر اس نے اپنا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کی. جو اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، اس نے اینٹوں کا گھر بنانا چاہا. تو بینگ انٹچیبل اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اینٹوں کا گھر اپنا تعمیر کر سکے. پھر اس کے بعد گاؤں کی جو نہر تھی وہاں سے اس کو پانی لینے کی پرمیشن نہیں تھی. اسی طرح جو گاؤں کا کنواں تھا وہاں سے اس کو پانی لینے کی پرمیشن نہیں دی گئی. پھر یہ کیا گیا کہ اس کے کھیت میں سے جو ہے پبلک روڈ بنا دیا گیا اور اس نے زیادہ جب پروٹیسٹ کیا تو پورے کھلے جانور اس کے کھیت میں چھوڑ دیے گئے جنہوں نے اس کی پوری فصل جو ہے وہ خراب کر دی گئی. اس نے پولیس کو کمپلین کی لیکن اس کے بعد پولیس نے تو کوئی ایکشن نہیں کیا. لیکن جو ولیجرز تھے انہوں نے اس کو وارن کیا. اس کے بعد اس نے سیکنڈ کمپلین فائل کی تو اس کے بعد پولیس نے جو لوگ ستانے والے تھے ان کو اریسٹ کیا اور امیڈیٹلی بیل پر ان کو رہائی مل گئی. ان کو جیسی بیل پہ رہائی ملی وہ یعنی تقریباً کئی 30-35 لوگوں نے جو ہے تو اس کے گھر پر حملہ کر دینے. ایک بڑے موب نے جو ہے سریکھا کے گھر پہ 29 ستمبر 2006 کا واقعہ ہے. اس کے گھر پر جو ہے حملہ کر دیا. اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اس کی جو بیٹیاں تھی اور اس کے بیٹے جو ہے اور اس کو گھر میں سے کھینچ کے باہر نکالا گیا. اس کے بیٹوں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی ماں اور بہنوں کا ریپ کرو. اور جب انہوں نے ریفیوز کر دیا تو ان کے جو مخصوص اعضاء تھے ان کو کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد دونوں کی لنچنگ کر دی گیا. اس کے بعد اس کا اس کی بیٹیوں کا گینگ ریپ ہوا. ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جو لاشیں تھی وہ قریب کی نہر میں نالے کے اندر وہ پھینک دی گئی. اور دوسرے دن وہ لاشیں ملی. اس کے بعد پہلے مورلٹی مرڈر کہا گیا کہ سریکھا کا جو ہے افیئر کسی کے ساتھ چل رہا تھا، اس لیے گاؤں والوں نے ناراض ہو کے مار دیا. اس کے بعد بہت سارے دلت آرگنائزیشن نے پروٹیسٹ کیا تو وہ پروٹیسٹ کے بعد پولیس نے کچھ حرکت میں آئی اور جو مجرم تھے ان کو گرفتار کیا. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے تو یہ ہندوستان کا واقعہ ہے اور یہ مہاراشٹر کا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی بیکورڈ علاقے میں کہیں جنگل میں واقعہ ہو گیا. یہ ہندوستان کی ون آف دا موسٹ ڈیولپ اسٹیٹ یعنی مہاراشٹر کا یہ واقعہ ہے. ستارہ کے قریب، پونا سے بالکل قریب کا یہ واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سریکھا پر اتنا ظلم کیا گیا، اس کو ریپ کیا گیا، اس کے بچی کو ریپ کیا، اس کے مرڈر ہو گئے، پوری خاندان جو ہے تباہ کر دی گئی اور صرف پولیس ایکشن لے اس کے لیے دلت آرگنائزیشن کو کئی ریلیاں، دھرنے، پروٹیسٹ دینا پڑے. لیکن یہاں حیرت کی بات ہے کہ نہ ہی مڈونا نے کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کیا، نہ ہی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی ٹرینڈ چلایا گیا، نہ ہی ہندوستان پہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا، نہ ہی انجلینا جولی نے کوئی آرٹیکل لکھا. یعنی پوری دنیا میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے جو واقعے ہیں جو کاسٹ سے ریلیٹڈ جو مظالم ہیں ان کو ہندوستان کا انٹرنل میٹر بول کر جو ہے اس کو دبا دیا جاتا. اور اس طرح کے واقعات جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے سامنے نہیں لایا جاتا. اس لیے ضروری ہے کہ کاسٹ پولیٹکس کیا ہے ہندوستان میں، یہ تمام چیزیں کیسے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کو سمجھا جائے. اور ان کو سمجھنے کا جو بیسٹ وہ ہے وہ پونا پیکٹ ایک ایسا واقعہ ہے اس پوری ہسٹری کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ واقعہ ہے. تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. برٹش ایرا جو لاسٹ پیریڈ برٹش کا تھا، اگر اس زمانے کا ہندوستان ہم دیکھیں گے تو جب یہاں سے برٹش امپائر ختم ہو رہا تھا اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر جب یہ لگ رہا تھا کہ برٹش جانے والے ہیں تو یہاں الگ الگ گروپ تھے جو کام کر رہے تھے اور ہر گروپ یہ کوشش کر رہا تھا کہ برٹشرز کے جانے کے بعد پاور میں سب سے زیادہ شیئر اس کا ہو، سب سے زیادہ ہندوستان کی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ اس کے پاس آئے. یعنی اب دیکھیے کہ جو برہمنک پالیٹکس تھی اس سے ابھرے ہوئے جو ہندوتو وادی تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میجارٹورینزم کی بنیاد پر، ہندوازم کی بنیاد پر حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہو، ہندوستان جو ہے ایک ہندو راشٹر بنے. جو سوشلسٹ تھے، لیفٹسٹ لوگ تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے لیفٹ کی آئیڈیالوجی پر ہو، چاہے ایم این رائے ہو یا خود نہرو کے جو سوشلسٹ خیالات تھے، سی آر داس تھے. تو ان لوگوں کا ماننا تھا کہ لیفٹ کی بنیاد پر جو ہے، لیفٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہندوستان کی تعمیر ہونا چاہیے. مسلم لیگ کی اپنی جدوجہد جاری تھی، وہاں آزاد اور ان کے ساتھیوں کی الگ کوششیں تھی. وہاں آزاد کا چونکہ یقین تھا، ایسا ان کا ماننا تھا کہ
اگر ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، اس کی تقسیم ہو گئی، تو اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی سیاسی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو ان کی ایک کوشش تھی کہ ہندوستان جو ہے متحدہ ہندوستان رہے، اس کا بٹوارا نہ ہو۔ یہ ساری کوششیں جو ہے الگ الگ گروپس کے ذریعے جاری تھی۔ انہی میں سے ایک کوشش جو تھی وہ بابا صاحب امبیڈکر کی کوشش تھی۔ بابا صاحب امبیڈکر کی ایک تحریک تھی جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن کو پچھلے ہزاروں سال سے دبا کے رکھا گیا ہے، جن پر ظلم کیے گئے، جن کو انسان ہونے کا مارجن بھی کبھی نہیں دیا گیا، تو ان کو ایک عزت کی زندگی ملے، یہ بابا صاحب کی تحریک تھی۔ بابا صاحب کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو 1891 سے لے کے 1956 تک کافی اچھی لائف ان کو یہاں پر ملی تھی۔ ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ بابا صاحب امبیڈکر مہار فیملی کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ مہار جو ہے یہ انٹچیبلس ہے، یعنی جس کو اردو میں اچھوت کہیں گے۔ ان لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کبھی کہیں پہ زمین خریدے۔ 17ویں صدی کے اندر یہ شیواجی کی فوج میں تھے، لیکن شیواجی کی موت کے بعد یہ لوگوں نے پیشوا کو جوائن کر لیا۔ لیکن پیشوا کے زمانے میں سب سے بدترین مظالم مہار کمیونٹی کے اوپر ڈھائے گئے۔ یعنی ان کے یہ ہوتا کہ ان کے گلے میں جو ہے وہ برتن لٹکائے جاتے کہ اگر ان کو تھوکنا رہا تو اس برتن میں تھوکے۔ ان کے پیچھے جو ہے جھاڑو باندھی جاتی تاکہ ان کے ناپاک قدم جو بھی پڑتے جائے زمین پر وہ خود بخود پاک ہوتے جائے۔ تو سخت ترین مظالم جو اس زمانے میں ان پر ڈھائے گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو مظالم تھے، جو بھی ان پہ ایٹروسٹیز تھے، اس سے فیڈ اپ ہو گئے اور انہوں نے یہ کیا کہ برٹش کو جوائن کر لیا۔ اور 1818 کے اندر برٹش کے ساتھ ایک زوردار جب پیشوا کی جنگ ہوئی کوریگاؤں بھیما میں، تو انہوں نے برٹش کے ساتھ دیے اور اس میں برٹش کی جو ہے فتح ہوئی۔ تب سے لے کر ہر سال تک جو ہے تو اس کے بعد مہار ریجیمنٹ بنائی گئی جو برٹش آرمی کا حصہ تھی، اور جو ابھی بھی یعنی ہندوستان کی فوج میں مہار ریجیمنٹ باقی ہے۔ 2018 میں جو کوریگاؤں بھیما میں پروگرام ہوا تھا وہ اس کی 200 سالہ یعنی سالگرہ تھی اس جنگ کی، اس کی اینیورسری تھی، جہاں پہ بعد میں رائٹس ہوئے، کچھ فساد ہو گئے اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں۔ بہرحال تو بابا صاحب امبیڈکر جو ہے اسی مہار سماج سے ان کا تعلق تھا۔ امبیڈکر جس اسکول میں تھے تو چونکہ انگلش ریفارمز، برٹش ریفارم زمانے میں جاری تھے، تو ان کو اس بات کی تو اجازت تھی کہ وہ ٹچیبل کے اسکول میں جا سکتے، لیکن اس اسکول میں کافی پریشانیاں ان کو جھیلنا پڑی۔ مینس ان کے جو کلاس میٹ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد ان کو اپنا تھیلا رہتا وہ ساتھ میں لے جانا پڑتا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، تاکہ ان کا جو ایسا ماننا تھا کہ نجس وجود جو ہے اس سے وہ فرش گندا نہ ہو جائے۔ وہاں پہ اسکول میں ایک ہی پیون تھا جو ان کو اوپر سے پانی ڈالتا تھا اور وہ پانی پیتے تھے، لیکن جس دن وہ پیون چھٹی پہ رہتا تھا تو دن بھر جو ہے بابا صاحب کو پیاسے رہنا پڑتا تھا اسکول میں۔ اسی طرح کئی دوسرے سوشل بائیکاٹ کا انہوں نے فیس کیا، جیسے وہاں کے جو باربر تھے تو کوئی بھی ان کے بال کاٹنے کی تیار نہیں تھا، مطلب یہاں تک کہ وہ لوگ جو بکروں کے اور شیپ کے جو بال کاٹتے ہیں انہوں نے تک بابا صاحب کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہر ایک اسکول میں جو ہے کافی اسکولس انہوں نے بدلے، لیکن ہر اسکول میں یہ ان کے ساتھ صورتحال رہی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ممبئی شفٹ ہوئے اور وہاں سے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر گئے۔ 1897 کے اندر یہ ہوا کہ بابا صاحب کی فیملی جو ہے ممبئی شفٹ ہوئی اور ممبئی میں ایک چال کے اندر وہ رہنے لگے۔ وہیں پر انہوں نے میٹرک پاس کی 1907 کے اندر، اور وہ اونلی انٹچیبل اسٹوڈنٹ ان دا ایلفنسٹن اسکول، ایلفنسٹن ہائی اسکول سے جو انہوں نے پڑھے، اور پھر ممبئی میں ان کی شادی ہوئی۔ یعنی اس وقت ان کا گھر جو ہے گٹر کے اوپر چھپڑ ڈال کے انہوں نے گھر بنایا تھا، اس گھر کے اوپر وہ رہتے تھے اور وہیں پر ان کی شادی ہوئی۔ اور کافی مطلب ٹریجک اسٹوری ہے، جو ان کی شادی کی پہلی رات تھی، برسات ہو رہی، ان کے گھر میں پانی ہو رہا، تو کافی پرابلمٹک لائف جو ان کی شروع سے رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایلفنسٹن کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ پھر سیاجو گائیکواڑ جو زمانے میں ایک بروڑا کے مہاراج تھے، تو انہوں نے ان کو اسکالرشپ دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 25 روپے کی اسکالرشپ تھی، جس کے ذریعے سے جس کی مدد سے بابا صاحب نے اپنا گریجویشن پورا کیا۔ اس کے بعد تین اسٹوڈنٹ تھے جن کو سیاجو مہاراج نے اسکالرشپ دی اور کہا کہ تم لوگ فورن پڑھنے کے لیے جاؤ۔ تو 1913 میں یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جو جس کو اسکول میں آنے کی اجازت نہیں تھی، جو تھیلے پر بیٹھتا تھا، دن بھر پیاسا رہتا تھا، تو وہ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں ہائر ایجوکیشن کے لیے گیا، فورن پڑھنے کے لیے گیا۔ اور وہاں پر جو ہے بابا صاحب نے جو پی ایچ ڈی کیا، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا کاسٹ ان انڈیا، دیئر میکنزم جینیسس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد 1917 میں ہندوستان واپس آئے اور بروڑا میں تو جو اسکالرشپ انہوں نے لیا تھا اس کو ری پے کرنے کے لیے ان کو مہاراجا کے یہاں نوکری کرنے کی تھی۔ لیکن یہاں جب وہ نوکری کرنے کے لیے ہندوستان واپس آئے، اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ریئل ہندوستان کیا ہے۔ ان کے آفس کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے آفس کے کلرک اور پیون جو تھے، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں بابا صاحب کا وجود جو ہے، ان کا جسم، ان کے جسم کو ٹچ نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائیں گے، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو فائلز رہتے تھے آفس کے، وہ بابا صاحب کو پھینک کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب بابا صاحب چلا کرتے تھے تو اس وقت کارپیٹ جو ہے وہ رول کر لیا جاتا تھا کہ کارپیٹ جو ہے وہ گندا نہ ہو جائے، پالوٹیڈ نہ ہو جائے۔ یعنی حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے بروڑا میں ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بابا صاحب کے جتنے دوست تھے، ہندو اور کئی مسلم دوست بھی تھے،
मुस्लिम क्रिश्चियन जितने थे वो किसी ने भी उनको रहने के लिए घर नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज अनटचेबल। यानी इवेंचुअली ये हुआ कि एक पारसी ने जो है तो उनको रहने के लिए घर दिया, लेकिन जब वो पारसी को जब पता चला कि ये अनटचेबल है तो उसने यानी अपने आदमी मंगवाकर इनका सामान जो है वो घर के बाहर फेंकवा दिया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा है कि आज भी मैं उस वाकये को याद करता हूँ, और जब भी मैं उस वाकये को याद करता हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती है। ये पहली मर्तबा था जब मुझे ये बात रियलाइज हुई, ये बात मुझे पता चला कि अगर तुम हिंदू के लिए टचेबल है, इफ यू आर अनटचेबल टू अ हिंदू, यू आर ऑल्सो अनटचेबल टू अ पारसी, कि अगर आप हिंदू के लिए अनटचेबल है तो आप पारसी के लिए भी अनटचेबल है। लेकिन उसके बाद पूरे बड़ौदा में उनको रहने के लिए कोई ढंग का मकान नहीं मिला और मजबूरन उनको जो है बॉम्बे वापस आना पड़ा। बॉम्बे वो वापस आए, वहां पर प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट क्लासेस उन्होंने शुरू की, और कुछ दिनों के बाद एक कॉलेज में उनको लेक्चरर की जॉब मिल गई। तो ये स्ट्रगल्स थे जो बाबा साहब उस जमाने में कर रहे थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा था। यानी हिंदुस्तान में बड़ी सियासी तब्दीलियां हो रही थी और हिंदुस्तान बहुत जल्द एक नेशन स्टेट बनने वाला था। और नेशन स्टेट में ये बात तय थी कि अब जो हुकूमत डिसाइड होने वाली थी वो नंबर्स की बेसिस पे डिसाइड होने वाली थी, यानी जिसके ज्यादा नंबर्स उसके पास पॉलिटिकल पावर रहेगा। अब ये जो नया डायमेंशन था इसमें डेमोग्राफी सब कुछ थी, और अनटचेबल्स की उस वक्त हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा है कि 44.5 मिलियन थी, यानी इतने तकरीबन 4.5 करोड़ की जो है उनकी आबादी थी। अब अनटचेबल्स को जो है हिंदू फोल्ड में रखना बहुत जरूरी था हिंदू मेजोरिटी बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू चाहते थे कि उनकी, हिंदू या यहाँ आप उससे मुराद ब्राह्मण्स लीजिए, ब्राह्मण्स चाहते थे कि उनकी डोमिनेंसी जो है कायम रहे, तो उसके लिए जरूरी था कि अनटचेबल्स उनके फोल्ड में बने रहें। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम की तौसी या दूसरे मज़हब की भी तौसी हुई तो 1881 से लेकर 1941, इस 60 साल का अगर आप सेंसस देखेंगे, 60 साल का रिकॉर्ड देंगे, तो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो 43.8% से 29.1% पे ड्रॉप हो गई, और बहुत सारे जो अनटचेबल्स थे वो इस्लाम, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब ये जब मामला हुआ तो जो अपर कास्ट हिंदू थे वो परेशान हो गए, और उनके पास अब कोई यानी इसके सिवा ऑप्शन नहीं बचा था कि वो अनटचेबल्स को या जो कास्ट में नीचे के जो लोग थे उनको जो है अपने से करीब करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो लोग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म कबूल कर सकते थे, और जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना या हिंदू गवर्नमेंट का जो सपना देखा जा रहा था अपर कास्ट के जरिए, वो अधूरा रह जाता था। तो उसके बाद हिंदू जो रिवाइवलिस्ट थे उन्होंने ये कोशिश की कि दलितों को अपने साथ यूनाइट करने के एजेंडे पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और ये कोशिश की जाने लगी कि दलितों को मंदिरों में इजाजत दी जाने लगी। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए तकारीर, प्रोग्राम, जलसे जुलूस जो है वो शुरू हो गए। यानी 1917 के अंदर हिंदू रिफॉर्मर्स ने सबसे पहले अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन पास किया, खुद कांग्रेस ने। यानी आप याद रखिए कि कांग्रेस का ये सेकंड फेज था। यानी फर्स्ट फेज तो कांग्रेस का वो था कि जो कुछ इलीट क्लास लोगों के जरिए चलाई जाती थी और जिसमें कुछ प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट किस्म की चीजें कर लेती थी, कोई फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन सेकंड फेज जो था कि जिसमें पूरे राइट विंगर्स जो थे, यानी खासतौर से तिलक उसकी क़यादत कर रहे थे, और उनके गिर्द सावरकर, हेडगेवार, मालवीय, गोलवालकर, ये सारे के सारे लोग जमा थे। और कांग्रेस जो है उस जमाने में टिपिकल, यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जो है अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन में लिखा है कि हिंदू महासभा और कांग्रेस जो है ये दोनों भी हिंदू पार्टीज है, यानी इनके नजदीक जो है वो सिर्फ हिंदुओं के मफादात है। यानी ये 1920 के बाद कांग्रेस का कैरेक्टर चेंज होना शुरू हुआ। आज समझ लीजिए कि जो बीजेपी का रोल है तो 1920 से पहले तकरीबन वही रोल कांग्रेस का था। तो उस जमाने की कांग्रेस थी, उसने रेजोल्यूशन पास किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। खुद गांधी जी उस वक्त हिंदुस्तान आ चुके थे, गांधी जी और तिलक दोनों ने उसको एक बीमारी करार दिया और उसको हिंदुज्म से खत्म करने के लिए कोशिशें दोनों ने शुरू कर दी। पहली जो है ऑल डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस ली गई बॉम्बे के अंदर। ये अंबेडकर के जो मेंटर थे महाराज गायकवाड़, जिन्होंने उनको पेंशन दी थी, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस खुद अटेंड की। उसमें काफी बड़े बड़े हिंदू मजहब के बड़े बड़ी शख्सियत उसमें शामिल हुई, खुद तिलक भी थे। वहां पर मैनिफेस्टो बनाया गया, यानी जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल मैनिफेस्टो, और वहां की जितनी शख्सियत थी सब में से तिलक के अलावा तकरीबन सब लोगों ने उस पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन ये सारी कोशिशों से अंबेडकर ने अपने आप को दूर रखा। यानी अंबेडकर के नजदीक ये सारी कोशिशें जो थी ये शुरू से मुश्तबा थी। अंबेडकर को इन सारी कोशिशों पे भरोसा नहीं था, और उनको लग रहा था कि ये जो कुछ है ये सब ये ड्रामा चल रहा है, यानी जो कुछ ये कोशिशें की जा रही है ये ड्रामा किया जा रहा है, और इसका मकसद ये है कि जो बैकवर्ड क्लास है तो उसके ऊपर सुपेरिटी जो है वो बनाई जाए, और जैसी ये अनटचेबल्स इनके करीब आ जाएंगे उसके बाद जो क्लास कास्ट है, जो अपर क्लास के लोग हैं,
وہ अनटचेबल्स को जो है उनके ऊपर मदालिम डालना शुरू कर देंगे, अपने कंट्रोल में उनको ले लेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इससे दूर थे। और उनकी जो असल ऑडियंस थी, यानी जो अनटचेबल्स थे या बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, बाबा साहब ने उनके अंदर काम करना शुरू किया। क्योंकि बाबा साहब समझते थे कि ये लोगों को मंदिरों में बुलाना, ये पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सब जो है ये ड्रामेबाजी है। असल जो प्रॉब्लम है वो कास्ट सिस्टम है। तो जब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा तो ये सारे जो काम है ये सारी बुराइयां खत्म नहीं होंगी। यानी उनका जो मानना था कि एक जो रियल वायलेंस है वो कास्ट सिस्टम है, क्योंकि ये डिनाई करता एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड टू वेल्थ। यानी ये किसी को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, किसी को दौलत रखने की इजाजत नहीं है, किसी को इल्म हासिल करने की इजाजत नहीं है, और किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है तरक्की की। तो ये सारी जो बीमारियां थी ये कास्ट सिस्टम की वजह से थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये सब जो चल रहा था शो ऑफ कि खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब इससे दूर थे और वो कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाह रहे थे। उस जमाने के हिंदू रिफॉर्मिस्ट थे, यानी मदन मोहन मालवीय, सावरकर, गोलवालकर, हेडगेवार, हिंदुत्व के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, तो उन्होंने ये किया कि बहुत मैसिव एफर्ट जो है दलितों को इंटीग्रेट करने के उन्होंने शुरू किए। और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश किया कि दलितों को जो है वो कन्वर्ट किया जाए। लेकिन ये था कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी से इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। आर्य समाज जो था, जो 1875 में बना, तो उसमें दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे, जो बेसिकली गुजराती ब्राह्मण थे। सो ये सबसे पहले कहा जाता है कि हिंदुत्व का जो थॉट प्रोसेस है वो दयानंद सरस्वती के जहन में आया था। तो उन्होंने ये किया कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में आर्य आर्य समाज उन्होंने बनाया, जिसमें अनटचेबिलिटी को और आइडल वर्शिप यानी बुत परस्ती, ये दोनों को उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद उन्होंने शुद्धि का मूवमेंट शुरू किया, यानी जिसको कहा जाता है घर वापसी, कि प्यूरिफाई द इम्प्योर, जो इम्प्योर उसको प्यूरिफाई करो, उसकी शुद्धि करो और उसकी घर वापसी करो। यानी ये कितना पैराडॉक्स था कि आर्यन इन्वेडर्स, आर्यंस जो कि बाहर के आए हुए हैं, और अनटचेबल्स या दलित जो है वो लोकलाइट्स थे। तो ये बाहर के आए हुए लोग हिंदुस्तान के लोगों की घर वापसी करवा रहे थे। तो ये जो है ये पूरा ड्रामा उस जमाने में दयानंद सरस्वती ने शुरू किया 1877 के अंदर, शुद्धि का जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। उसके बाद इसी तरह 1899 में स्वामी विवेकानंद ने जो है इसको काफी महसूस किया है। स्वामी विवेकानंद उस जमाने में हिंदुओं की बड़ी शख्सियत थी। इन्होंने शिकागो में जो ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भगवा ड्रेस पहनकर जबरदस्त उन्होंने तकरीर की थी, जिसकी वजह से वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत बन गई थी। तो उनका जो स्टेटमेंट है उससे भी उस जमाने के जो हिंदू सेंटिमेंट्स है उस पर रोशनी पड़ती है कि एवरी मैन गोइंग आउट ऑफ द हिंदू पेल इज नॉट ओनली अ मैन लेस बट एन एनिमी द मोर। यानी कोई भी आदमी जो हमारे यहाँ से जा रहा है, यानी हिंदू फोल्ड से बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी कम हो रहा है, बल्कि एक दुश्मन जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद जो है अलग अलग जगह पे तंजीमें बनने लगी। यहाँ पे दलित उद्धार कमेटी, फिर श्रद्धानंद ने एक कमेटी बनाई, ऑल इंडिया अछूत उद्धार कमेटी बनाई गई, जात पात तोड़क मंडल जो आर्य समाज ने बनाया। यानी पूरे हिंदुस्तान में कई तंजीमें ऐसी बनी जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करना शुरू कर दी। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिफॉर्मर्स इनको कहा जाता है, ये जो रिफॉर्मर्स थे ये एक वर्ड यूज कर रहे थे हिंदू या हिंदुइज्म। ये बिल्कुल एक नया लफ्ज था। यानी उससे पहले हिंदू ये लफ्ज ब्रिटिशर्स और मुगल्स इस्तेमाल करते थे, यानी मुसलमान इस्तेमाल करते थे हिंदुओं को ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन खुद हिंदुओं ने अपने लिए ये लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी पहचान हमेशा जाति की बुनियाद पर या कास्ट की बुनियाद पर करवाते थे। तो अब ये जो हिंदू वर्ड जो इस्तेमाल करना शुरू हुआ, ये हिंदुइज्म जो बनना शुरू हुआ, तो ये एक पॉलिटिकल नीड थी। यानी तमाम हिंदुओं को एक फोल्ड में लाने के लिए ये हिंदुइज्म का इस्तेमाल किया गया। तो ये पहली मर्तबा यानी कहा जाएगा पॉलिटिकल हिंदुइज्म वहां पर परवान चढ़ा, और यही पॉलिटिकल हिंदुइज्म जो है बाद में हिंदुत्व के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो अंबेडकर ने ये सारी चीजों से जो है अपने आप को दूर रखा। यानी अंबेडकर ने जो उस पर क्रिटिसिज्म किया, तो अंबेडकर एक जगह लिखते हैं कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इज दैट हिंदू सोसाइटी इज अ मिथ। तो अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी क्या है, ये एक मिथ है। द नेम हिंदू इज इटसेल्फ फॉरेन नेम, क्योंकि हिंदू जो लफ्ज है वो खुद एक फॉरेन नेम है। इट वाज गिवन बाय मोहम्मदन्स टू द नेटिव्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंग्विश देमसेल्फ। इट डज नॉट ऑकर इन एनी संस्कृत वर्क प्रायर टू द मोहम्मदन इन्वेजन। तो अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमानों के आने से पहले जो है तो ये लफ्ज का कोई संस्कृत के अंदर वजूद में नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने आने के बाद जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये लफ्ज दिए। तो हिंदुइज्म एक मिथ है और ये खुद एक फॉरेन वर्ड है। लेकिन बहरहाल उसके बाद आप देखिए कि हिंदू महासभा जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुओं की, वो खुद भी मैदान में कूद पड़ी, और वो खुद जो है अनटचेबिलिटी की, यानी उसका तो पूरा ईमानी हिंदुइज्म पे था, लेकिन वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी, और वो खुद जो है इसके लिए काम करने लगी। और उसने कहा कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाना है। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल परवान चढ़ा कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, दलितों को एक किया जाए, हिंदू यूनिटी जो है वो कायम की जाए।
तो अम्बेडकर ने जो बात कहा कि इस पर अम्बेडकर ने जो लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्बेडकर कहते हैं कि इट इज ट्रू दैट हिंदुइज्म कैन एब्जॉर्ब मेनी थिंग, यानी ये जो बात कहा हुआ है कि अनटचेबल को एब्जॉर्ब करो, तो अम्बेडकर कहते हैं कि बात सही है कि हिंदुइज्म कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। द बीफ ईटिंग हिंदुइज्म, यानी वो हिंदुइज्म जो बीफ खाता था, the beef eating Hinduism or strictly speaking Brahmanism, which is the proper name of the Hinduism in its earlier stage, absorbed the non-violence theory of Buddhism and became religion of vegetarianism। तो जो बीफ ईटिंग हिंदुइज्म था वो नॉन वायलेंस थ्योरी लेकर बुद्धिज्म की वेजिटेरियनिज्म बन गया। लेकिन बट देयर इज वन थिंग विच हिंदुइज्म हैज नेवर बीन एबल टू डू, लेकिन एक चीज जो है जो हिंदुइज्म कभी नहीं कर पाएगा या कभी नहीं कर सकता, एडजस्ट इटसेल्फ टू एब्जॉर्ब द अनटचेबिलिटी, यानी वो अनटचेबिलिटी के खात्मे को अपने अंदर कभी भी हिंदुइज्म एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी एक दूसरे अम्बेडकर लिखते हैं अनटचेबल हिंदुइज्म वेरिटेबल चैम्बर ऑफ हॉरर्स, ये खतरनाक भयानक तहखाना है हिंदुइज्म जो है। तो ये दूसरी एक और जगह कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी मोर डिग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इससे ज्यादा जिल्लत का कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नहीं हो सकता। तो अंबेडकर ने ये सारी चीजों को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, ये जो कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन आप देखिए कि ये हिंदू रॉयलिस्ट ने जितनी कोशिशें की ये सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन एक और आदमी था जो ये चाहता था कि दलित जो है वो हिंदू फोल्ड में रहे, और उसको रोकना जो है वो अंबेडकर की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था बल्कि उसकी इमेज एक संत और महात्मा की भी थी। यानी ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तानी तारीख का सबसे ज्यादा कंज्यूमेट पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी को रोकना ये अंबेडकर के बस की बाहर की बात थी। यानी गांधी जी जब 1915 में वापस आए वो, और उसके बाद आते से ही उन्होंने यहाँ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की। तो गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने एक अल्टरनेट रिलीजन के तौर पे पेश करना चाहते थे। यानी उस वक्त पूरी दुनिया जो है मसाइल से जूझ रही थी, तो पूरी दुनिया के सामने क्या मजहब रहेगा। तो गांधी जी का प्लान था कि हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने पेश करना कि ये एक अल्टरनेट है जिसको लेकर तुम जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अगर ये होता कि दलितों की इतनी बड़ी करोड़ों की तादाद जो है वो हिंदुइज्म से चली जाती, तो फिर गांधी जी किस तरह हिंदुइज्म को ग्लोबली पेश कर सकते थे, ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने था। दूसरा ये था कि अगर दलित हिंदुइज्म से सेपरेट हो जाते तो उस सूरत में मुसलमान बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाते थे और हिंदूज की जो सुपीरियरिटी थी वो खत्म हो जाती थी। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो गांधी जी के सामने थे, ये सारे खदशात जो है उनके सामने थे। तो उसके बाद गांधी जी ने पहले मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख ये सारे लोगों को अपने फोल्ड में लिया और अपना पूरा जो अटेंशन है वो दलितों की तरफ जो है उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने अम्बेडकर की मुखालिफत शुरू की। गांधी जी का मानना यह था कि कास्ट सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि जीनियस ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ये हिंदुस्तानी समाज की जहानत है। ये यानी 1916 की एक स्पीच में कहते हैं कि द वास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कास्ट आंसर नॉट ओनली द रिलीजियस वांट्स ऑफ कम्युनिटी बट इट आंसर टू इट्स पॉलिटिकल नीड्स। तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ये कास्ट सिस्टम जो है तो सिर्फ ये मजहबी जरूरतों को नहीं बल्कि सियासी जरूरतों को भी पूरा करता है। यानी हिंदुस्तान के देहातों में जो इंटरनल अफेयर्स चलते हैं वो इंटरनल अफेयर्स इसलिए मेंटेन हो पाते हैं कि वहां पर कास्ट सिस्टम है। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि आई बिलीव दैट इफ हिंदू सोसाइटी हैज बीन एबल टू स्टैंड इट इज बिकॉज इट इज फाउंडेड ऑन द कास्ट सिस्टम, कि आज अगर हिंदू सोसाइटी कायम है तो कास्ट सिस्टम की वजह से कायम है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके वेस्टर्न यूरोपियन सोशल सिस्टम लेकर आ जाए और हिंदुस्तान खत्म कर दे, तो वो इसकी पूरी रूह को खत्म कर देना चाहते। आगे गांधी जी का आप स्टेटमेंट देखिए, आई हैव नो यूज फॉर अ ब्राह्मण इफ आई कैन नॉट कॉल हिम अ ब्राह्मण फॉर माई लाइफ। अगर मैं किसी आदमी को अपनी पूरी जिंदगी भर ब्राह्मण नहीं कह सकता। इट विल बी chaos इफ एवरी डे ए ब्राह्मण इज चेंज इनटू ए शूद्रा एंड शूद्रा इज टू बी चेंज इनटू ए ब्राह्मण। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा chaos हो जाएगा कि अगर रोज ब्राह्मण और शूद्रा जो है वो बदलते रहेंगे। वो कहते हैं कि कास्ट इज अनदर नेम ऑफ कंट्रोल। कास्ट क्या है कि वो कंट्रोल का नाम है, वो इंसान को जो एक लिमिट लगाती कि वो अपने एंजॉयमेंट पर, अपनी जाती ख्वाहिशात पर जो है वो किस तरह कंट्रोल करे। तो गांधी जी यानी उसका बहुत ही आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव जो है वो कास्ट सिस्टम को पेश करने लगे। हालांकि गांधी जी का ये कहना था कि वो कास्ट सिस्टम में तो विश्वास रखते लेकिन ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना ये है कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए जो इंसान की ड्यूटीज को डिफाइन करता, लेकिन उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो अंबेडकर उस पर कहते हैं कि द आउटकास्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, there will be the outcast if there are caste, nothing can emancipate the outcast except the destruction of the caste system। तो अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो है ना ये मतलब ये बहुत ही बेवकूफी की बात है, क्योंकि ये जो ऊंच नीच बना है ये कास्ट सिस्टम की वजह से ही बना है और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा। 1925 में जो गांधी जी का भावनगर के अंदर प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते थे, तो उसमें आप देखिए कि वो क्या कहते हैं,
इफ आई वांट अ प्लेस फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपने लिए कोई मकाम चाहूंगा, इट इज द प्लेस ऑफ भंगी, तो मैं वो भंगी का मकाम पसंद करूंगा। गंदगी साफ करना एक तकद्दुस का एक मुकद्दस काम है, जो ब्राह्मण भी कर सकता है और भंगी भी कर सकता है। ब्राह्मण जो है उसके तकद्दुस को समझता है, उसकी अहमियत को, उसकी हिफाजत को समझता है, लेकिन भंगी उसको नहीं समझता है। मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, और हिंदू धर्म जो है वो दोनों के बिना नामुकम्मल है, लेकिन मैं खिदमत को पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा प्रेफरेंस, मेरी पसंद जो है वो भंगी है। अब आप देखिए कि यानी ये किस तरह गांधी जी जो है अपना यानी दलितों के ऊपर आइडियोलॉजिकल एम्फेसाइज जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे अलग अलग वाल्मीकि समाज जो बना, तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे, फिर उनको फिर से रीबैप्टाइज किया गया और उनका नाम जो है वो वाल्मीकि रखा गया। फिर गांधी जी ने अपने आप को वाल्मीकि समाज से बहुत करीब किया, उनकी बस्तियों में जाने लगे, उनके साथ रात गुजारने लगे, उनके साथ खाने लगे, और वहां पर जो है गांधी जी उनको तलकीन करने लगे कि जो गंदगी तुम साफ करते हो, तुम नालियां जो साफ करते हो, तो ये एक्चुअल में रिलीजियस ड्यूटी है, यानी ये जो काम तुम कर रहे हो ये कोई गंदा काम नहीं है, ये एक बहुत खिदमत का काम है। तो एक जगह वो कहते हैं 1925 के अंदर, क्लीनिंग ऑफ डर्ट इज अ सीक्रेट वर्क, यानी ये जो गंदगी तुम साफ कर रहे हो ये क्या मुकद्दस काम है। तो इस तरह गांधी जी जो है उनसे बहुत ज्यादा करीब होने लगे। अंबेडकर ये रियलाइज कर रहे थे कि जो कास्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक मैं दलितों को मोबिलाइज नहीं करूंगा, और उनके अंदर उनका कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जब तक नहीं बनेंगे उनको जो है वो आजादी नहीं मिल सकती। तो उस जमाने में अंबेडकर ने एक अखबार शुरू किया, मूक नायक। यानी आप देखिए कि तिलक का जो केसरी अखबार आता था, तो अंबेडकर ने उसमें पेड ऐड दिया कि मेरे अखबार का आप उसमें ऐड दो, तो तिलक ने उसको भी रिफ्यूज कर दिया। उस अखबार के पहले 13 जो एडिटोरियल थे वो अंबेडकर ने खुद लिखे, बाबा साहब ने वो खुद लिखे, और उसमें जो है उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया। बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें जो अलग अलग टावर्स है उसके अंदर, लेकिन ये बिल्डिंग ऐसी है कि इसमें कोई स्टेयरकेस नहीं है और इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। जो आदमी जिस फ्लोर पर पैदा हुआ उसको उसी फ्लोर पे जो है मरना है और उसी फ्लोर पे उसको जिंदगी गुजारना है। तो इस तरह बाबा साहब ने कास्ट सिस्टम को जो है वो डिफाइन किया। उसके बाद 1920 के अंदर अंबेडकर ने एक बड़ी ऑल डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उनके पूरे दोस्त थे, और उन्होंने ये तय पाया कि जो दलित है उनको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाएगा। तो पॉलिटिकल एम्पावर करने के लिए ये तय पाया कि अगर हम कांग्रेस के या दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से रिप्रेजेंटेटेड दलित रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे तो वो कभी भी वो सर्वेंट्स रहेंगे, एंड ऐसे सर्वेंट्स रहेंगे हु न्यू हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स, यानी उनके जो मास्टर्स हैं उनको कैसे प्लीज करना है, कैसे खुश करना। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए अपने कैंडिडेट्स भेजेंगे पार्लियामेंट में, तो वो पार्टी व्हीप में रहेंगे, वो पार्टियों को खुश करने के लिए रहेंगे, और वो दलितों की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो ये बात तय पाई कि जो दलितों के लीडर्स जो भेजने हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने हैं, तो वो बिल्कुल आजाद होना चाहिए। तो उसके लिए चूंकि 1909 के अंदर इससे पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया था, तो बाबा साहब के जहन में ये था कि दलित अनटचेबल्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल की हम डिमांड करेंगे। अब उसके बाद देखिए कि जो पहली महाड़ सत्याग्रह हुई, पहली जो कॉन्फ्रेंस बाबा साहब ने ली 1927 के अंदर, तो उसमें यानी बहुत ही मशहूर कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर पहली मर्तबा पूरी एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को ले जाकर जो पब्लिक टैंक था उससे पानी लिया गया। यानी ये 20 मार्च को ये किया गया था, 20 मार्च 1927 को। तो इसको कहा जाता है कि सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया। फिर पहली कॉन्फ्रेंस महाड़ सक्सेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब ने दूसरी कॉन्फ्रेंस ली, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मनुस्मृति की कॉपियां जलाई। यानी बाबा साहब का मानना था कि कास्ट सिस्टम की जो बुनियाद है वो मनुस्मृति है, तो जब तक इसकी कॉपी हम नहीं जलाएंगे, यानी एक सिंबॉलिक चीज थी कि जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा। सेम महीने में गांधी जी ने भी ऑल इंडिया सप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वहां पर उन्होंने बिल्कुल जो कुछ अम्बेडकर ने कहा वो उन्होंने उसके अगेंस्ट कहा। उन्होंने जो महात्मा गांधी ने मनुस्मृति की कॉपियां जलाई, गांधी जी ने उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि मनुस्मृति जो है तो वो किसी को गुलामी की तरफ नहीं बुलाती, बल्कि वो लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी जो ड्यूटीज है वो डिफाइन करती, और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और कुछ इंटरप्रिटेशन पे ऑब्जेक्शन भी लिया जा सकता, लेकिन हमें उसके जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो देखने हैं। उन्होंने कहा, यानी गांधी जी ने, कि हमें मोहब्बत का तरीका अपनाया जाना चाहिए। जो सत्याग्रह अंबेडकर कर रहे हैं वो द्रोहग्रह है। लेकिन आप देखिए कि गांधी जी खुद तो आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह पर पाबंद थे, लेकिन वही पीसफुल सत्याग्रह का राइट वो बाबा साहब को नहीं दे रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि जो बाबा साहब कर रहे हैं वो सत्याग्रह नहीं, वो दुर्ग्रह है। और उसके बाद जो है लोअर कास्ट के लोग थे, तो गांधी जी उनसे बहुत ज्यादा क्लोज होने लगे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस लेने लगे।
اور بیکورڈ کلاس کی الگ الگ پروگرامس گاندھی جی اس کے بعد کنٹینیوسلی لینے لگے. اور گاندھی جی نے کہا کہ وی شوڈ پروٹیسٹ ود لا اینڈ افیکشن اور اس طرح کی باتیں, یعنی امبیڈکر کو بہت اوپنلی انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. 1930 میں پہلی مرتبہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی گاندھی جی کی اور بابا صاحب کی, تو گاندھی جی نے کہا, چونکہ بابا صاحب جو ہے کانگریس کے بہت بڑے کرٹک تھے اور کانگریس کا یہ ماننا تھا کہ وہ تو آزادی کی جو ہوم لینڈ کی جو تحریک چل رہی ہے اس کی روح روا کانگریس ہے. تو گاندھی جی نے پوچھا کہ تم کانگریس کا اتنے کرٹیسزم کیوں کرتے ہو جو کہ ہوم لینڈ کی تحریک ہے. تو بابا صاحب نے کہا کہ گاندھی جی آئی ہیو نو ہوم لینڈ, کہ گاندھی جی میرا کوئی ملک نہیں ہے. اس کے بعد امبیڈکر نے جو ہے دلتوں کے اندر بہت ہی جذبہ انہوں نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا. ہر جگہ وہ ریولیوشنری اسپیچز دیتے تھے اور انہوں نے دلتوں کے اندر ایک درجے کا انتھوزیزم کریٹ کر دیا. تو امبیڈکر یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ اس غلامانہ زندگی کا خاتمہ ہونے کے لیے ہمارے آزادانہ ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. تو کانگریس نے ان کی یہ ڈیمانڈ ایکسپٹ کر لی کہ ہم تم کو جو ہے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دیں گے اور یہ ریزرو سیٹ کی شکل میں رہیں گا. یعنی آپ دیکھیے کہ کانگریس اس کے لیے تو تیار تھی کہ دلتوں کو ریپرزنٹیشن دیا جانا چاہیے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, اور ریزرو سیٹ بھی ان کو دیے جائیں گے. لیکن امبیڈکر نے کہا کہ نہیں, ہم کو ریزرو سیٹ نہیں چاہیے, ہم کو جو ہے سیپریٹ الیکٹرول چاہیے, اور سیپریٹ الیکٹرول کے لیے کانگریس جو ہے تیار نہیں تھی. اس کے بعد پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی. پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا تو کانگریس میں بیک آؤٹ ہوا تھا. اس کے بعد دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی جو ہے وہ کانگریس کے ریپرزینٹیو تھے اور اس میں بابا صاحب کو بھی بلایا گیا. لیکن وہاں پر سب سے بڑا جھگڑا اس پر ہو گیا کہ دلتوں کا ریپرزینٹیو کون ہے. یعنی گاندھی جی نے کہا کہ دلتوں کا ریپرزینٹیو میں ہوں, جبکہ بابا صاحب کے پاس جو ہے پورے دلت آرگنائزیشنز کی ان کے لیڈرز کے لیٹرز تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بابا صاحب جو ہے ہمارے لیڈر ہے. لیکن گاندھی جی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. بہرحال اس کے باوجود برٹشرز نے امبیڈکر کو موقع دیا اور امبیڈکر نے اپنا میمورینڈم سبمٹ کیا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سیف گارڈ فار دا پروٹیکشن آف دا ڈپریس کلاسز ان دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. اور اس میں جو ہے امبیڈکر نے ڈیمانڈ کی کہ دلتوں کو جو ہے سیپریٹ الیکٹرول بھی دیا جائے اور وہ ہندوستان سے الگ نہ ہو, اس لیے جنرل الیکشن میں بھی ان کو ووٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے. تو اس طرح بابا صاحب کی دو ڈیمانڈ تھی. یعنی سیپریٹ الیکٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آبادی ہے, کوئی بستی ہے کہ جہاں صرف دلت رہتے ہیں, تو وہاں یہ ہوگا کہ جب دلت کینڈیڈیٹ کھڑا رہیں گا اور صرف دلت ہی اس کو ووٹ دیں گے, باقی دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو ووٹنگ بھی الاؤڈ نہیں رہیں گی. لیکن وہیں پر جو ہے دو اس کانسٹیٹوئنسی کے ممبر رہیں گے, ایک جنرل اور ایک سیپریٹ الیکٹرول. تو جنرل میں یعنی دلتوں کے پاس یہ رائٹ رہے گا کہ وہ دونوں طرف ووٹ کر سکتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ صرف جنرل میں ووٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دلت, چونکہ سیپریٹ الیکٹرول جو دیا گیا تھا وہ سکھوں کو دیا گیا تھا, مسلمانوں کو دیا گیا تھا, کرسچنس کو دیا گیا تھا, تو یہ مذہب کی بنیاد پر کمیونٹیز مان لی گئی تھی. تو اس طرح دلت بھی ایک ریلیجن بیس کمیونٹی مان لی جاتی تھی, پہلی چیز. دوسرا ہے کہ سیپریٹ الیکٹرول سے جو لوگ جیت کر جاتے تھے, تو جو بابا صاحب کا ماننا تھا کہ اس کی وجہ سے جو لوگ جائیں گے تو وہ تھوڑے آزاد قسم کے لوگ رہیں گے جن کو دلت چنیں گے اور وہ دلت کے حقوق کے لیے کام کریں گے. اگر وہ کسی پارٹی سے جائیں گے تو وہ پارٹی کے غلام رہیں گے. تو بہرحال گاندھی جی سیپریٹ الیکشن مسلمان سکھوں کے لیے تو راضی ہو گئے, لیکن دلتوں کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے, اور وہاں سے یہ کلیش جو ہے بابا صاحب اور گاندھی جی کے بہت زیادہ بڑھ گئے. تو گاندھی جی نے کہا کہ آئی وڈ فار رادر دیٹ ہندوازم ڈائڈ دین دیٹ انٹچیبلٹی لیوڈ. یعنی انٹچیبلٹی زندہ رہے, اس کے بجائے میں یہ چاہوں گا کہ ہندوازم ختم ہو جائے لیکن انٹچیبلٹی زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ گاندھی جی نے وہاں پر دیا. پھر گاندھی جی بہت ناراض ہو گئے امبیڈکر کے اپروچ سے, اور انہوں نے کہا کہ دوز ہو اسپیک آف دا پولیٹیکل رائٹ آف انٹچیبل, جو لوگ انٹچیبلس کی سیاسی حقوق کی بات کرتے وہ لوگ ہندوستان کو نہیں جانتے. وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہندوستانی سوسائٹی کیسے بنی ہے, وہ کیسے کنسٹرکٹ ہوئی ہے, اور میں اس کا اپوز کروں گا اور میں اپنی زندگی تک جو ہے یہ مخالفت کرتا رہوں گا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ایک سال کے بعد جو ہے برٹش گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور برٹش گورنمنٹ اس بات کے لیے راضی ہو گئی کہ انٹچیبلس کو سیپریٹ الیکٹرول دیے جائیں گے. اس اناؤنسمنٹ کے بعد گاندھی جی بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے جو ہے فاسٹ کی دھمکی دے دی. اور مطلب یہ دھمکی کیا تھی, بیسیکلی یہ بلیک میل کرنے کی ان کی کوشش کی تھی. تو اب اس گاندھی جی کی یہ دھمکی دینے کے بعد گاندھی جی ایک مہینے تک انتظار کیا, لیکن ایک مہینے تک جو ہے برٹشرز نے کوئی ڈیسیژن اپنا واپس نہیں لیا. تو اس وقت وہ یرولا جیل میں تھے, تو وہاں پر انہوں نے اپنا فاسٹ جو ہے وہ شروع کر دیا. اب یہ فاسٹ جو ہے یہ بالکل ہی ایک ٹائپ کا بلیک میل تھا جو گاندھی جی کر رہے تھے. اب اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, یہ مطلب تمہارے فاسٹ کا برٹشرز پہ کوئی اثر نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک, چونکہ ہم نے یہ امبیڈکر سے وعدہ کیا, امبیڈکر ان کے ریپرزینٹیو تھے, تو جب تک امبیڈکر اس کے لیے نہیں بولیں گے ہم لوگ اس کو کینسل نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ گاندھی جی نے فاسٹ جو ہے وہ شروع کر دیا, بھوک ہڑتال شروع کر دی, اور ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہو گئی. اب پورے ہندوستان میں جلسے جلوس ریلیاں, پبلک اسٹیٹمنٹ شروع ہو گئے, پٹیشن سائن کیے جانے لگے,
मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर पूजा पाठ की जाने लगी, मीटिंग्स होना शुरू हुई, यानी अलग अलग सड़कों पे इस तरह प्रोग्राम्स होने लगे जिसमें जो अपर कास्ट हिंदू है तो वो लोअर कास्ट हिंदुओं को पानी पिला रहे, अपने हाथों से खाना खिला रहे। यानी गांधी जी के बेटे ने सरेआम अम्बेडकर के हाथ पैर जोड़कर अपने बाप की जिंदगी की उनसे भीख मांगी। यानी ये पूरा जो है ये ड्रामा शुरू हो गया। यानी अरुंधति राय ने लिखा कि ये कितनी हैरत की बात है कि वो अनटचेबल जिनको के आज तक शूद्र कहा गया, जिनके टच से अपने आप को दूर रखा गया, कि उनमें से कुछ अनसीएबल है कि जिनको देखा भी नहीं जा सकता, जिनका खाना पीना, स्कूल, रोड, मंदिर, कुएं, हर चीज जो है आज तक अलग रखी गई। और अब ये कहा जा रहा था कि अगर अनटचेबल को सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा तो उसके सबब हिंदुइज्म जो है वो टूटकर बिखर जाएगा और हिंदुस्तान जो है वो टूट जाएगा। यानी आज तक उनको किसी किस्म का हुकूक नहीं दिए गए, लेकिन अब जबकि वो अपना सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इससे जो है हिंदुइज्म बिखर जाएगा और पूरा हिंदुस्तानी समाज जो है इससे बिखर जाएगा। तो ये कि जो अनटचेबल्स को पॉलिटिकल पावर मिल सकता था तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिकल पावर उनको मिले और वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए। और जाहिर है ये जो कुछ गांधी जी कर रहे थे तो इसकी वजह से अंबेडकर जो है विलन बन गए। ये कहा जाने लगा कि फादर ऑफ नेशन की जो लाइफ है वो अंबेडकर की वजह से खतरे में आ गई। यानी हिंदुस्तान के सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व, सेकुलरिस्ट, यानी हैरत की बात यह है कि टैगोर और नेहरू जैसे लोग भी वो गांधी जी की तरफ से हो गए और वो अंबेडकर के अगेंस्ट हो गए। हिंदुस्तान के जितने मेजर पॉलिटिशियन, सोशल थे, अखबार, सबके सब जो है वो अंबेडकर के खिलाफ हो गए। यानी आखिरी हद ये हुई कि जो दलित जो अंबेडकर के साथ थे उन्होंने भी ये कहा कि अगर अभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हमारी वजह से फादर ऑफ नेशन की डेथ हो गई तो पहले ही कई हजार साल से हम पर जुल्म हो रहा है, और अगर फादर ऑफ नेशन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कई हजार साल तक जो है वो हम पर जुल्म किया जाएगा। खासतौर से जो अंबेडकर सबसे करीबी साथी था एमसी राजा, तो उसने भी बाबा साहब का साथ छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हारा साथ जोड़ रहा हूँ और मैं गांधी जी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये हालात यानी इतने सख्त थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यानी पूरा हिंदुस्तानी समाज जो है वो बाबा साहब के ऊपर प्रेशर बना रहा था, खुद उनके अपने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो उसके बाद बहरहाल मजबूरी के अंदर बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट येरोला जेल के अंदर ये इन्होंने साइन कर दिया। इस तरह बाबा साहब अपनी जो जंग थी आजादी की वो यानी एक तरीके से वो जंग हार गए और दलितों की जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आवाज उनकी तारीख की थी वो गांधी जी के मकरे के सामने वो ढह गई। बहरहाल पूना पैक्ट इस तरह वो साइन हो गया। अब देखिए कि जिस वक्त पूना पैक्ट साइन हो रहा था तो गांधी जी ने खुद पूना पैक्ट साइन नहीं किया, बल्कि मदन मोहन मालवीय जो है वो अपर कास्ट की तरफ से उन्होंने वो साइन किया। यानी जब वो सिग्नेचर लिया जा रहा था तो वहां कौन कौन था, तो बिरला जो है वो मौजूद था जो गांधी जी का फाइनेंशियल सपोर्टर रहा पूरी जिंदगी भर। हिंदू महासभा का फाउंडर मदन मोहन मालवीय, वही हिंदू महासभा के जिसके गोडसे ने बाद में गांधी जी का कत्ल किया। इसी तरह हिंदुत्व का आइडियोलॉग सावरकर वो भी वहां मौजूद था। एमसी राजा दलित लीडर जो पहले अंबेडकर के साथ था और जिसने उस वक्त अंबेडकर का साथ छोड़ दिया और उसके बाद जिंदगी भर जो पछताता रहा कि मैंने ऐन मौके पर अंबेडकर के साथ क्यों नहीं दिया, बाबा साहब का साथ क्यों नहीं दिया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा साहब की सिग्नेचर जो गांधी जी ने ली वो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ली। हालांकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बाबा साहब को दलितों के रिप्रेजेंटेटिव मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल वो फास्ट हो गया और उसके बाद पूना पैक्ट साइन हो गया। अंबेडकर ने जो उसके बारे में लिखा है और बीबीसी में भी जो उनका इंटरव्यू है तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें कहा कि देयर वाज नथिंग नोबल इन द फास्ट, यानी जो फास्ट उसमें नोबल कुछ नहीं था। इट वाज अ फाउल एंड फिल्दी एक्ट, इट वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोएर्शन अगेंस्ट अ हेल्पलेस पीपल टू गिव अप द constitutional safeguard of which they had become possessed under the prime minister award and agreed to live on the mercy of the Hindus। यानी जो कुछ उनको सियासी हुकूक मिले गए थे वो सियासी हुकूक वापस ले लिए गए और उनको फिर से जो हिंदुओं के रहम करम पर छोड़ दिया गया। इट वाज अ वाइल्ड एंड वीक एक्ट, हाउ कैन द अनटचेबल्स रिगार्ड सच ए मैन एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। यानी ये इसमें जो है बाबा साहब का दर्द जो है झलकता है। वो कहते हैं कि अनटचेबल्स इस आदमी को, यानी मसला ये था कि खुद उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया था कि इस आदमी को ईमानदार और संजीदा कैसे मान सकते हैं। तो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरल्स के बजाय अनटचेबल्स को उनके सीट्स जो है वो बढ़ा कर दिए गए। पहले जो उनके थे वो 78 सीट थे, यानी आप देखिए कि 78 रिजर्व सीट थे। तो उसके बाद कहा गया कि आपको 148 रिजर्व सीट दिए जाएंगे लेकिन तुम सेपरेट इलेक्टोरल मत मांगो। तो इस तरह उनको 148 रिजर्व सीट जो है उसके बाद दिए गए। लेकिन जाहिर बात है कि रिजर्व सीट कितने भी दिए जाए उससे कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं था। अंबेडकर कहा करते थे कि इफ सोसाइटी इज नॉट रेडी टू गिव योर बेसिक राइट्स देन नो पार्लियामेंट नो लॉ कैन गिव यू
those rights in the true sense. उसके बाद आप देखिए कि आज यानी 2020 के अंदर जो हिंदुस्तानी समाज है उसको अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो 1990 के अंदर एक आर्टिकल था खुशवंत सिंह का, ब्राह्मण पावर। तो उस आर्टिकल में यानी अब तो सिचुएशन और ज्यादा, नंबर्स और ज्यादा बढ़ गए होंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान की आबादी का 3.5% है, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट जॉब जो है वो 70% है ना। और ये सिर्फ गैजेटेड पोस्ट के लिए, नॉन गैजेटेड में और ज्यादा रहेंगे। सिविल सर्विसेज में जो डिप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के जो है, तो 500 में से 310 जो है वो ब्राह्मण्स है, यानी 63%। 26 स्टेट चीफ सेक्रेटरीज में से 19 जो है यानी 19 ब्राह्मण्स है। 27 गवर्नर्स में से, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर में से 13 जो है वो ब्राह्मण्स है। सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस में से 9 ब्राह्मण्स है। हाई कोर्ट के 330 में से 166 ब्राह्मण्स है। 140 एम्बेसिडर में से 58 ब्राह्मण्स है। इसी तरह 3300 IAS ऑफिसर में से 2376 जो है वो ब्राह्मण्स है। 508 लोकसभा के मेंबर है जिसमें से 190 ब्राह्मण्स है, और राज्यसभा की 244 में से 89 ब्राह्मण्स है। तो ये जो स्टेटिक्स है इसमें, इससे ये समझ में आता है कि 3.5% ब्राह्मण्स जो है तो हिंदुस्तान की 36 से टू 63% जो है की पोस्ट पर उनके कंट्रोल में है। उसके मुकाबले दलित कहाँ है? तो अकॉर्डिंग टू CSDS सर्वे, सॉरी ये पहले ब्राह्मण्स के मैं कवर कर लेता। तो CSDS सर्वे के मुताबिक 47% सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है 1950 से 2000 के बीच में वो सब ब्राह्मण्स थे। सेम पीरियड के अंदर एसोसिएट जज तो थे वो 40% ब्राह्मण्स थे। इसी तरह बैकवर्ड क्लास कमीशन जो 2007 में वो कहता है कि 37.17% इंडियन ब्यूरोक्रेसी वाज मेड अप ऑफ ब्राह्मण्स, यानी ब्यूरोक्रेसी में 40% ऑलमोस्ट ब्राह्मण्स है। इसी तरह CSDS का एक सर्वे है जिसमें वो कहता है कि मीडिया के जो भी डिसीजन मेकिंग 315 जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट है उसमें से 90% जो है वो ब्राह्मण्स के पास है। उसके बाद दलित कहाँ पर है? अगर हम वो देखें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो सर्वे है उसके मुताबिक एक क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट दलित बाय नॉन दलित एवरी 16 मिनट, यानी हर 16 मिनट में दलित के ऊपर एक जुल्म किया जाता नॉन दलित के जरिए, एक क्राइम जो है किया जाता एवरी डे, यानी रोजाना। मोर देन 4 अनटचेबल वुमेन आर रेप्ड बाय टचेबल्स, यानी रोजाना 4 जो है वो रेप केसेस होते। एवरी वीक 13 दलित्स आर मर्डर्ड एंड 6 दलित्स आर किडनैप। 2012 के अंदर, यानी जिस साल में निर्भया का केस हुआ था दिल्ली गैंग रेप में, तो उसी साल 71,574 दलित औरतों का जिना बिल जब्र किया गया था। और इसमें कहा जाता है कि रूल ऑफ थंब ये है कि सिर्फ 10% केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और 651 दलितों का मर्डर किया गया था। ये सिर्फ कत्ल और रेप के केसेस है। उसके अलावा नंगा करके यानी बराना करके घुमाना, परेड कराना, शिट खाने पर मजबूर करना, और सोशल बाइकआउट, पानी के लिए तरसाना, ये सारे जो क्राइम्स है ये इसके अलावा है। तो ये यानी अब हिंदुस्तान की जो है सूरत हाल है। अरुंधति रॉय ने अपनी किताब में इसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, वेयर डज दैट लीव द रेस्ट ऑफ अस, अब हम कहाँ हैं। तो अब हम कली युग के अंदर आ गए हैं। 276 साल यानी रामराज्य जो है अब वो बिल्कुल ही करीब है। 14वीं सदी की जो बाबरी मस्जिद है उसको शहीद कर दी गई, और उसकी जगह अब एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया जाना है। यानी 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर जो है ये बाबा साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी दिन जो है मस्जिद शहीद की गई थी। तो अब वो कहते हैं कि हम इंतजार में है कि बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा। अब हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है? तो महात्मा गांधी की ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की जो दौलत है वो रिच मैन के पास रहे, यानी जो वैश्याज है उनके पास दौलत रहे। यानी जिस तरह हिंदुइज्म में वो कास्ट सिस्टम बताया गया, तो द वैश्य डोमिनेट्स ट्रेड, द क्षत्रिय have seen better days, but they are still for the most part rural landowners. Shudras live in the basement of the big house and keep intruders at bay. The Adivasis are fighting for their very survival, and Dalits, we have been through all that. तो हमने पूरा देखा है। क्या कास्ट खत्म हो सकती? ये एक सवाल है कि कास्ट को एनिहिलेट किया जा सकता क्या? तो ये पूरा जो एपिसोड मैंने आपके सामने रखा, तो इसको अगर हम अल्लामा इकबाल के अल्फाज में कहे तो 4 अल्फाज में इकबाल इसको समराइज करते हैं। बताऊं तुझको रमज़े आया है इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वा में गालिब की एक जादूगरी। कि मैं तुझको ये रम्ज बताता, ये राज बताता कि ये जो बादशाहत है, ये जो लोग मुलूक जो है जो हुकूमतें करते, उनकी निशानियां क्या है। तो सल्तनत अक़वा में गालिब की एक जादूगरी, तो ये इनकी एक जादूगरी है। जो लोग गालिब आ गए ना, तो ये एक जादूगरी है। और जादूगरी क्या है? ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर कोई
महकूम, कोई गुलाम, कोई स्लेव अगर ख्वाब से जागता तो फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की शायरी। तो हुक्मरां की शायरी जो है उसको जादूगरी है जो वो फिर सुला देती है। तो इस पूरे पूना पैक्ट के एपिसोड के अंदर हमने देखा कि अंबेडकर जैसी मजबूत, यानी अंबेडकर को अगर आप पढ़ेंगे तो अंबेडकर एक बहुत जीनियस आदमी है, उनकी राइटिंग से, उनके एनालिसिस और उनका पॉलिटिकल विजडम, उनका सोचने का अंदाज, उनका लिखने का, बहुत ही जीनियस आदमी थे और दलित हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आवाज थी। तो किस तरह यानी मकर के जरिए जो है उनको दबा दिया गया। इस लेक्चर की तैयारी के लिए जो किताबें मैंने इस्तेमाल किया है तो उसमें बाबा साहब की किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये बहुत बेहतरीन किताब है। उसके बाद यानी ये पूना पैक्ट के बाद लिखी हुई किताब है। उसके बाद उनकी एक दूसरी किताब है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। फिर इसी तरह उन्हीं की एक तीसरी किताब है मिस्टर गांधी एंड द इमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनटचेबल्स। अरुंधति रॉय की बहुत बेहतरीन किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट, और पेरी एंडरसन की द इंडियन आइडियोलॉजी। तो ये 5 किताबों, यानी जो कुछ मैंने कहा तो ये 5 किताबों से मैंने रेफर करके कहा। तो कोई भी जो भी कंटेंट मैंने आज यहाँ शेयर किए वो इन किताबों के अंदर ही वो आपको मौजूद रहेंगे, इसके बाहर से मैंने कोई बात नहीं की। सिर्फ डेट्स और ईयर कंफर्मेशन के लिए मैंने बहुत ज्यादा विकिपीडिया को रेफर किया है। तो ये पूना पैक्ट के बारे में कुछ चीजें थी। जज़ाकल्लाह।